गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिज़र्व। तो कल हमने रिज़र्व के बारे में पढ़ा था कि रिज़र्व जो हैं अनफोर्सिन लॉसेस को कवर अप करने के लिए बनाए जाते हैं, अनसर्टेन लायबिलिटीज़ जो आ जाती हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो रिज़र्व जो है दो टाइप के होते हैं, रिवेन्यू रिज़र्व और कैपिटल रिज़र्व। रिवेन्यू रिज़र्व फर्दर दो टाइप के होते हैं, जनरल रिज़र्व और स्पेसिफिक रिज़र्व। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिवेन्यू रिज़र्व। अब रिवेन्यू रिज़र्व क्या होता है, जो कि हमारे डेली रूटीन के प्रॉफिट्स जो हैं, जो कि डेली के जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट हो रहा है उससे जो भी रिज़र्व हमारे बनते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो प्रॉफिट होता है उससे जो रिज़र्व बनेगा वो कौन सा रिज़र्व होता है, रिवेन्यू रिज़र्व। यानी कि रिवेन्यू रिज़र्व जो है वो कहाँ से बनता है हमारा, ये बनता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सभी जो गुड्स हैं उनकी सेल हो रही है। ठीक है, सेल से जो अमाउंट मिल रहा है और जो भी आपके इनकम हो रही है नॉर्मल रूटीन में, जैसे रेंट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है, उसमें से जो है हम क्या करते हैं, हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस कर देते हैं, परचेजेस हम माइनस कर देते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे माइनस कर देते हैं, ऑफिस एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस कर देते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हम माइनस कर देते हैं। तो ये सब जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं इनसे जो प्रॉफिट होता है, जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से पता चलता है, तो उस प्रॉफिट से यानी कि जो नेट प्रॉफिट आया हमारे पास, ठीक है, इसमें से रिजर्व्स बनते हैं। फिर हम जो पी एंड एल है इसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें से जो है हमारा रिजर्व बनता है। तो सरप्लस जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे जो हमारा रिज़र्व बनता है वो क्या है, रिवेन्यू रिज़र्व। ठीक है, तो अब रिवेन्यू रिज़र्व जो है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है, जैसे हमने पढ़ा जनरल रिज़र्व और स्पेसिफिक रिज़र्व। तो जनरल रिज़र्व कौन सा होता है, तो जनरल रिज़र्व जो है हमारा जनरल रिज़र्व होता है कि जनरल रिज़र्व जो कि किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए उसको कवर करने के लिए, ठीक है, जो रिज़र्व बनता है वो क्या है, जनरल रिज़र्व। तो इस रिज़र्व को हम फ्री रिज़र्व भी कह देते हैं, इस रिज़र्व को हम कॉन्टीजेंसी रिज़र्व भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता, इसको हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्री रिज़र्व भी कह दिया जाता है, कॉन्टीजेंसी रिज़र्व भी कह दिया जाता है। तो अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जनरल रिज़र्व के, अनफोर्सिन लॉसेस को कवर अप करने के लिए ये बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को पे कर पाएंगे, बिज़नेस का अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो इंटरनल फाइनेंसिंग हमारे पास पैसा है तो हम अपने बिज़नेस में से ही वो पैसा यूज़ करके जो है बिज़नेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन, अगर हमारा डिविडेंड जो है कभी कम है कभी ज़्यादा है तो हम उसको अगर हमारे पास रिज़र्व है तो हम अपने डिविडेंड की एक सेम रेट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो अब ये क्या है कि जनरल रिज़र्व एक फर्म की, एक कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो बनाए या ना बनाए। जनरली बना लिया जाता है इसको, ताकि जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है, ताकि कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आए उसको हम कवर कर पाएँ। तो इसको कहाँ शो किया जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद ये तो था हमारा रिवेन्यू रिज़र्व। उसके बाद है हमारा रिवेन्यू रिज़र्व का ये पार्ट था जो कि जनरल रिज़र्व था हमारा। अब है हमारा स्पेसिफिक रिज़र्व। जनरल रिज़र्व जो है किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब स्पेसिफिक रिज़र्व को बनाने का क्या होता है? एक स्पेशल पर्पज़ होता है, ठीक है। तो ये उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब एग्जांपल्स क्या हैं इसके? सबसे पहले है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व क्या होता है कि हमारा डिविडेंड जो है हर साल सेम होना चाहिए, बढ़ जाए, लेकिन अगर कम हो जाता है तो उस कंपनी की जो गुडविल है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब एक कंपनी की जो है, अगर वो अपने जो है अच्छी, एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अच्छी तभी बनेगी जब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है एक स्टेडी रेट से दे, एक फिक्स रेट से दे, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि कई बार जो है प्रॉफिट्स अगर कम हो जाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट है फिर तो हम डिविडेंड दे देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो उस केस में हम अगर हमारे पास रिज़र्व बना हुआ है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व है, तो हम उस रिज़र्व में से पैसा निकाल के वो डिविडेंड दे देते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है ये। उसके बाद है रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे कि मैंने कल भी बताया था या परसों हमने किया था टॉपिक, कि हम जब एसेट ख़रीदते हैं, ठीक है, आज हमने एक एसेट ख़रीदी 20 लाख की, ठीक है, और ये जो है हमें 10 साल तक इसकी यूज़फुल लाइफ है, तो हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएं तो 2 लाख डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। 2 लाख रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो 10 साल तक जो है ये 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन मान लो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी है? मान लो इस मशीन की वैल्यू 10 साल के बाद जो है 50 लाख है, ठीक है। तो फिर हम 10 साल तक तो हम सिर्फ 20 लाख ही इकट्ठा कर पाएंगे, और बाकी जो 30 लाख है उसका वो एकदम से हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस 30 लाख को इकट्ठा करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। हर साल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम जो है इस जो एडिशनल बनी है 20 लाख तो इकट्ठे हो जाएंगे हमारे, जो ये 30 लाख को इकट्ठा करने के लिए हम जो है एक रिज़र्व बना लेते हैं जिसे कहते हैं रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। तो रिज़र्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इसके लिए क्या एंट्री होती है हमारी एंट्री होती है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, ठीक है। तो सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इस रिज़र्व का पैसा या तो हम बिज़नेस में ही रख सकते हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम रिज़र्व का पैसा बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसे रिज़र्व फंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिज़र्व भी डिविजिबल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, यानी कि सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से बनाया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और स्टेटमेंट बनती है जिसे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसमें से ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रिज़र्व बनाया जाता है एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब जो हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उसके पैसे, उसकी मार्केट वैल्यू कभी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है, तो उसको जो है कवर अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है, ठीक है। कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारी उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है। फिर है
वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है कि वर्कर का काम करते टाइम जो है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसे पैसा देना पड़ता है हमें, तो उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। फिर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स काफ़ी जो है बड़ी अमाउंट के इशू किए जाते हैं, तो उसका भी पैसा एक फ़िक्स टाइम के बाद हमें वापस करना होता है, तो उसको पैसे को वापस करने के लिए हम पहले ही रिज़र्व बना लेते हैं, इसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहा जाता है। तो ये तो थी स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो डिफरेंट स्पेसिफिक रिजर्व्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पढ़ा, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट पढ़ा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पढ़ा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पढ़ा। तो ये डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये हमने रिवेन्यू रिजर्व पढ़े थे, ठीक है। रिवेन्यू रिजर्व के हमारे दो पार्ट थे, ठीक है। एक रिवेन्यू रिजर्व के पार्ट हमने पढ़े, एक जनरल रिजर्व, ठीक है, ये जनरल रिजर्व हमने पढ़ा। फिर है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व, ये हमारा रिवेन्यू रिजर्व हो गया, ठीक है। ये रिवेन्यू रिजर्व कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अब हम कैपिटल रिजर्व कर रहे हैं। तो आपको पता है रिवेन्यू रिजर्व जो रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ जो सरप्लस जो हमारी बनती है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे बनता है हमारा, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L के बाद बनती है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमारा रिवेन्यू रिजर्व बनता है। तो कैपिटल रिजर्व किससे बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट नहीं जो प्रॉफिट कभी कभार होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा होता है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो शेयर्स और डिवेंचर्स हम रोज़ रोज़ तो इशू नहीं करते, तो इससे जो हमें प्रीमियम मिल रहा है वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। जो फिक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है। इसी तरह जो फिक्स एसेट्स की सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट की सेल से जो प्रॉफिट हो रहा है, ये तो रिवैल्यूएशन करने पर है, ये है सेल से जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। ये हमेशा होने वाले प्रॉफिट तो नहीं है, कभी कभार होने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं, ठीक है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह जो है डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं उस पर हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो भी वो हमारा, ये सब कैसे प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट्स, और इन प्रॉफिट से हम क्या बना देते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल जो प्रॉफिट्स हैं इनका यूज़ क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारे कैपिटल लॉसेस कवर अप करने के लिए, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे कि हमारा जो है कैपिटल लॉसेस, हमारे जो है कैपिटल लॉसेस कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा ये है जो हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जैसे रिडेम्पशन डिबेंचर्स की रिडेम्पशन पे हमारा प्रॉफिट है, ऐसे ही क्या होता है, हमारा लॉस भी होता है। तो लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये कैसा लॉस है, हमारा कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो जैसे हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रॉफिट होता है हमारा, इसी तरह से इस पे क्या होता है, लॉस भी होता है, लॉस ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो ये सभी जो कैपिटल लॉसेज हैं जो कभी कभार होते हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स। या फिर हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं
फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, ठीक है। तो बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए भी हम कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हैं, और कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम कैपिटल प्रॉफिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जनरली जो हमारे ये दो ही यूजेस हैं, ठीक है। तो अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो जो हमारे रिवेन्यू रिजर्व्स हैं वही यूज़ होते हैं, लेकिन कई बार जो है डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज़ किया जा सकता है इफ़ जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इफ़ कंडीशंस, इफ़ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस, जो भी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड की गई हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल कर दिया जाए, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन है, अगर कुछ कंडीशंस जो लगाई गई हैं अगर उनको फुलफ़िल कर दिया जाए तो उसके बाद ही हम जो है कैपिटल प्रॉफिट्स को जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करने पर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कंडीशन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन तो है कि आर्टिकल्स जो है वो परमिशन देते हों, आर्टिकल्स परमिशन देते हों कि आप जो है कैपिटल प्रॉफिट्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है कैपिटल प्रॉफिट्स जो है वो कैश में मिलने चाहिए, अगर आपको कैश में मिल रहे हैं तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और तीसरा क्या है कि ये प्रॉफिट जो हैं ये फेयर रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके आए हो, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फेयर रिवैल्यूएशन करने के बाद ही आपके आने चाहिए, ठीक है। यानी कि सही वैल्यूएशन होना चाहिए एसेट और लाइबिलिटीज़ के, उसके बाद ये प्रॉफिट आपके बचने चाहिए। तो ये इसके जो है कुछ हमने कैपिटल प्रॉफिट्स किया है। मेनली दो यूजेस होते हैं, कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए और फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, ठीक है। रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं और इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में से भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे क्रिएट किए जाते हैं? ये क्रिएट किए जाते हैं कैपिटल प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटीज़ से क्रिएट नहीं होते, ठीक है, जो कि मतलब कभी कभार जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे कि हमने किया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ तभी होंगे जब कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी, ठीक है, और वो भी कुछ कैपिटल रिजर्व ही यूज़ किए जा सकते हैं। अब रिवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट थे, एक तो जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। अब जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है जिसके लिए वो बनाया गया है, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है, ठीक है, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट है, तो वो उसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ होंगे जिसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और जो और ये जनरल रिजर्व जबकि वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन ये जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं वो उसके लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल प्रॉफिट जो है ये किसके लिए यूज़ होते हैं? ये कैपिटल रिजर्व जो रिजर्व्स होते हैं वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए या फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए या कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं किया जा सकता,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तभी आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो भी कुछ कैपिटल रिजर्व्स ही यूज़ हो सकते हैं, सम कैपिटल रिजर्व्स, ये नहीं है कि सारे, कुछ कैपिटल रिजर्व ही यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और जनरली इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आपको यूज़ करना है तो कुछ रिज़र्व ही, कुछ कैपिटल रिज़र्व ही यूज़ होंगे, वो भी कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, जो अनफोर्सिन लॉसेस हैं उनको कवर अप करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये इनका पर्पस है। और इसका पर्पस क्या है कि कैपिटल लॉसेस को कवर अप करने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर कंपनी एक्ट ने जो और कोई पर्पस बताया है उसमें यूज़ हो सकते हैं। जनरली कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। या बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा यूज़ है इसका। उसके बाद लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है हमारा सीक्रेट रिज़र्व, ठीक है। तो सीक्रेट रिज़र्व क्या होता है, तो सीक्रेट रिज़र्व हमारा होता है कि सीक्रेट रिज़र्व वो रिज़र्व है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं होता, ठीक है। सीक्रेट रिज़र्व कौन सा रिज़र्व है, नोट शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता वो सीक्रेट रिज़र्व है, ठीक है। जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता वो सीक्रेट रिज़र्व होता है। तो सीक्रेट रिज़र्व कैसे बनता है, या तो आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखा रहे हो, लेस प्रॉफिट्स, ठीक है, या फिर आप बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनको कम शो कर रहे हो, ठीक है, लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा शो कर रहे हो और एसेट्स को कम शो कर रहे हो, ठीक है, और अपने प्रॉफिट्स भी कम शो कर रहे हो, जैसे कम सेल्स दिखाकर या प्रोविज़न ज़्यादा बनाकर, बैलेंस शीट में एसेट्स को कम दिखाकर लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाएंगे जो एक्चुअल वैल्यू है, तो वो हमारा सीक्रेट रिज़र्व बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सीक्रेट रिज़र्व अपने बनाते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होगी, ज़्यादा, जो आपकी बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन शो हो रही है वो उससे ज़्यादा अच्छी आपकी पोजीशन होगी, क्योंकि आपने सही पोजीशन, सही एसेट्स नहीं दिखाई, प्रॉफिट भी कम दिखाया है, तो आपकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अब हम सीक्रेट रिज़र्व कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सीक्रेट रिज़र्व हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्सेसिव डेप्रिसिएशन शो करके, ज़्यादा डेप्रिसिएशन शो करके हम सीक्रेट रिज़र्व बना देते हैं। ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा दो, प्रॉफिट कम हो जाएगा अपने आप ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में दिखा दो। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में आता है, इसको अगर हम P&L में दिखा देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर रिवेन्यू रिसीप्ट को कैपिटल रिसीप्ट मान लो। अब रिवेन्यू रिसीप्ट जो है वो P&L में आती है, लेकिन उसको P&L में नहीं दिखा रहे, क्या मान रहे हैं, कैपिटल रिसीप्ट मान रहे हैं, तो वो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक की कम वैल्यूएशन करी हमने, क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन करी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अब कहाँ पे आता है आपका, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड में, और ट्रेडिंग में आता है क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम वैल्यू पे शो किया, ठीक है, तो इससे हमारे प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे और हमारी एसेट्स भी कम शो होंगी। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये हमने ज़्यादा बना दिया, ठीक है, तो ज़्यादा बना दिया तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स को कम शो कर रहे हैं, एसेट्स को कम शो कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे सीक्रेट रिजर्व्स बनते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। तो सीक्रेट रिजर्व्स के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व्स के क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स अगर हमने सीक्रेट रिजर्व बनाए हुए हैं तो जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी होगी और शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम एक्चुअल जो हमारी एसेट्स हैं वो वैल्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट्स की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद अनफोर्सीन लॉसेस को, अगर आपके पास कोई भी अचानक लॉस आ जाए तो आप उसको कवर अप कर सकते हो क्योंकि आपके पास सीक्रेट रिजर्व बना हुआ है। फिर क्या है, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, आप डिविडेंड को जो है आप पे कर पाओगे, ठीक है। डिविडेंड आप टाइम पे दे पाओगे क्योंकि पूरा जो है आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, और अगर कहीं पे भी कम डिविडेंड प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ से जो है अपने प्रॉफिट को कवर अप कर लोगे और डिविडेंड दे दोगे शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो कम शो कर रही है। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, तो कंपटीशन क्योंकि लोगों को ये दिखेगा आपकी बुक्स को देखकर कि भाई इस बिज़नेस में तो प्रॉफिट नहीं है, जबकि एक्चुअल आप में पता है कि प्रॉफिट तो है ही, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखेगा तो वो एंटर नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में। तो ये तो कुछ इसके एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, सबसे पहले अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी हमने पीछे इसके एग्जांपल्स पढ़े थे कि डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखा दी, प्रोविज़न ज़्यादा बना दिया, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो करेक्ट शो नहीं होगा। इसी तरह जो हमारी बैलेंस शीट है वो भी करेक्ट पोजीशन शो नहीं करेगी। उसके बाद क्या है, लॉस टू शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को क्या होगा, शेयर होल्डर जो है उनको लॉस होगा, क्योंकि वो अगर अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं तो उनको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट जो है जो एक्चुअल है वो शो नहीं हो रहे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा शो होंगे तो ही हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिसयूज़ बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी अपनी जो है इस चीज़ का मिसयूज़ करेगी, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट में हैं वो शेयर्स जो है अपने प्रॉफिट्स कम दिखा देंगे, ठीक है, और मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, शेयर्स की वैल्यू डाउन चली जाएगी और वो शेयर्स को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या दिखा देंगे, प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा दिखा देंगे। इससे शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, अब चली जाएगी, और वो यहाँ पे शेयर्स को सेल कर देंगे। तो मैनेजमेंट मिसयूज़ करेगी इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, कवर फॉर मिसडीड ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो कमियां हैं, मैनेजमेंट की जो कमियां हैं, जो भी वो कुछ गड़बड़ करेंगे, लॉसेस वगैरह करेंगे, तो वो उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे क्योंकि उनके पास सीक्रेट रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सीक्रेट रिजर्व कंपनी एक्ट जो है इसको सीक्रेट रिजर्व को मान्यता नहीं देता, ठीक है। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सीक्रेट रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड, सीक्रेट रिजर्व नहीं बनाए जाने चाहिए क्योंकि ये जो है हमारी एक्चुअल पोजीशन शो नहीं करते और मैनेजमेंट वगैरह इसका मिसयूज़ कर सकती है, फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और लोगों के साथ जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे इस तरह से, ठीक है। उनको उनकी शेयर्स की प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कंपनी एक्ट इस सीक्रेट रिजर्व को अलाउ नहीं करती। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था, ये सीक्रेट रिजर्व का टॉपिक था, ये रिजर्व्स के टाइप थे जो हमने किए हैं। सबने अच्छी तरह से इसको करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है।